स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का 4th चैप्टर कृषि के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है और हमारे अधिकांश क्या करती है, खाद्यान्न यानी कि जो अन्न है, जो खाने वाली चीज़ें हैं, जो भी प्रोडक्शन है वो किस में आती हैं, सभी कृषि में आते हैं। यानी कि हमारे लिए ये क्या करती है, खाद्यान्न उत्पन्न करती है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है और हमारे लिए ये खाद्यान्न उत्पन्न करती है। उद्योगों के लिए कच्चा माल पैदा करती है। अब जो उद्योग कच्चे माल यानी कि कृषि पर डिपेंड करते हैं, जैसे कपड़ा उद्योग है, किस पर डिपेंड करता है, कपास पर। चीनी उद्योग है, किस पर डिपेंड करता है, गन्ने पर। तो इस तरह उन उद्योगों के लिए कच्चा माल भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से। अब नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है कि कृषि के प्रकार। हम छोटी क्लासों से ही पढ़ते आए हैं, 6-7 से ही, कि कृषि मतलब तरह तरह के यानी कि विभिन्न मेथड्स होते हैं, कृषि करने के विभिन्न तरीके होते हैं। तो पहला इसमें आ जाता है प्राथमिक जीविका निर्वाह कृषि। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, प्राथमिक जीविका निर्वाह कृषि यानी कि सिर्फ अपने इतना ही उत्पादन करना कि अपने मतलब पुराने तौर तरीक़ों का इस्तेमाल करके, विधियों का नई कोई टेक्नोलॉजी उपयोग नहीं की जाती है। पुरानी टेक्निक्स का उपयोग करके भूमि के टुकड़े पर आदिम कृषि औजारों से हल चलाकर खुदाई करने वाली वो मशीन, मतलब बिना मशीनों के जो हम उत्पादन करते हैं, इसे हम जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। इसमें मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरण परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर, यानी कि सिंचाई के साधन अवेलेबल नहीं होते, वर्षा पर डिपेंड होते हैं, और जो भी उर्वरक शक्ति मृदा की होती है उसी पर, उसमें कुछ अलग से एफर्ट्स नहीं किए जाते कि खाद या उर्वरक या पेस्टिसाइड या नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कृषि नहीं की जाती है। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि भी है। इसे हम स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको स्लैश एंड बर्न कृषि? हम स्टार्टिंग से ही इसे हम स्लैश एंड बर्न, स्थानांतरित कृषि, इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। कर्तन और दहन प्रणाली यानी कि जमीन के किसी भी टुकड़े को, उसमें से वन क्षेत्र को, वेजिटेशन जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको साफ किया जाता है और उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कृषि की जाती है। इसे हम और अनाज सिर्फ अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसे हम कर्तन दहन प्रणाली यानी कि स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। इसे स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, क्योंकि एक स्थान पर 2-3 साल कृषि करने के बाद उस मिट्टी की उर्वरता जो है, उपजाऊपन है, वो कम हो जाता है और वो दूसरे स्थान पर जाकर वो लोग उसको मतलब एरिया साफ करते हैं और वहाँ पर कृषि करते हैं। इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। भारत में ये कहाँ पर प्रचलित है? असम, मेघालय, मिज़ोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है और यह इन्हीं एरिया में ज़्यादा प्रचलित भी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और छत्तीसगढ़ में इसे दीपा भी कहा जाता है। कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि अंडमान निकोबार या छत्तीसगढ़ में इस कृषि को, जीवन निर्वाह कृषि को क्या कहा जाता है। तो इस तरह से ये आपको स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें आगे ये भी दिया हुआ है कि कुछ दूसरे देशों में भी इस कृषि के बारे में दिया हुआ है कि जो कर्तन दहन कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि मिल्पा कहाँ पर कहा जाता है। वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका और मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कृषि पूरे मतलब विश्व में या बहुत सारे इलाकों में प्रचलित है, लेकिन इसके नाम क्या हैं, अलग अलग हैं। और भी इसके बहुत सारे, भारत में भी और भी इसके बहुत सारे जो नाम हैं वो प्रचलित हैं। फिर नेक्स्ट हमारी जो इम्पोर्टेंट आ जाता है जीविका, गहन जीविका कृषि। ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था। गहन जीविका कृषि यानी कि एक छोटे एरिया में
पर्टिकुलर एक छोटे एरिया में अधिक श्रम, जहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है, जहाँ पर भूमि बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती है, वहाँ पर पर्टिकुलर किसी छोटे एरिया में अधिक से अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग करके जो कृषि की जाती है और अधिक से अधिक उत्पादन लिया जाता है, उसे हम इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं, यानी कि गहन कृषि कहते हैं। हमारे जो ये पंजाब, हरियाणा, यूपी ये इलाके हैं, यहाँ पर गहन कृषि की जाती है क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है, उपजाऊ भूमि है, जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है और इस कारण यहाँ के जो खेतों का जोतों का आकार है वो भी छोटा है और वहाँ पर अधिक से अधिक प्रोडक्शन करने के लिए नई नई टेक्निक्स, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए बीज, हाई वैरायटी के बीज जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। वाणिज्यिक कृषि यानी कि इसे हम व्यापारिक कृषि भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो भी उत्पादन किया जाता है वो व्यापार करने के लिए किया जाए, यानी कि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है ताकि उसका व्यापार किया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है इसमें रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। जैसे जो एक लंबे चौड़े क्षेत्र में रोपण कृषि क्या होती है, एक लंबे चौड़े, ये भी 2 नंबर में आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि रोपण कृषि क्या होती है। एक लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है और लंबे, इसमें सिर्फ आप इतनी डेफिनेशन देना है, एक लंबे चौड़े क्षेत्र में की जाने वाली, मतलब जो रोप कर जिसकी मतलब वो पौध लगाई जाती है उसे हम रोपण कृषि कहते हैं। रोपण कृषि में अत्यधिक पूंजी यानी कि पैसे, धन की ज़्यादा आवश्यकता होती है और श्रमिकों की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें जो मोस्टली काम है वो हाथ से ही होता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं, ठीक है। और इसकी उत्पादन बिक्री, इसका उत्पादन, अब कोई भी चाय उगा रहा है, कॉफ़ी उगा रहा है, गन्ने उगा रहा है तो वो सारे अपने घर के यूज़ के लिए तो उगाएगा नहीं, तो वो क्या करते हैं, इसे हम वाणिज्यिक कृषि या व्यापारिक कृषि में ही मानते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है बेटा शस्य प्रारूप। शस्य प्रारूप का मतलब है कि हमारी जो कृषि की पद्धतियां हैं उससे किस तरह का प्रारूप, यानी कि कैसा जो पर्टिकुलरली फीचर्स कैसे उभर कर सामने आते हैं, कैसा दृश्य हमें दिखाई देता है। तो इसमें आ जाता है कि यह देश कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों को प्रतिबिंबित करता है यानी कि दिखलाता है। और देश में बोई जाने वाली फसलों के अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, यानी कि 3 शस्य ऋतुएं, यानी कि फसलों का पैटर्न जो है कि कितनी फसलें एक साल में उगाई जाती हैं। तो भारत में मुख्यतः 3 ऋतुएं मानी जाती हैं। फसल, कई बार पूछ लिया जाता है भारत की फसल ऋतुओं के नाम लिखो, तो आपको लिखना होता है रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसमें गेहूँ, सरसों, चना ये सब आते हैं, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। गेहूँ, जो चना, ये इसके मुख्य फसल है। जायद इसकी जो खेती है वो मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इन क्षेत्रों में की जाती है। शीत ऋतु में जो पश्चिमी क्षोभों से होने वाली वर्षा से भी फसलों के उत्पादन में बहुत अधिक सहायता मिलती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें क्या हैं, जो हम जून जुलाई में बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली, ये सब हमारी खरीफ की फसलें हैं और मुख्यतः ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र आदि में उगाई जाती हैं। इन्हीं के बीच में एक फसल और है, वो है जायद फसलें, जो हमारी अप्रैल से जून तक होती है। इसमें तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, जो ये फसलें उगाई जाती हैं, इसे हम जायद फसल कहते हैं।
ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल कहा जाता है। इसमें मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। नेक्स्ट बेटा इसमें आ जाता है हमारा कि मुख्य फसलें। अब जब हमने कृषि पढ़ लिया कि कृषि किसे कहते हैं, एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। फिर इसके प्रकार पढ़े, ठीक है। फिर कौन कौन सी ऋतुएं हैं, यानी कि एक साल में भारत में कितने प्रकार की, मतलब कितनी तरह से फसलें उगाई जाती हैं या कितनी बार उगाई जाती हैं। फिर आ जाता है कि अब भारत की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य और अखाद्य फसलें, यानी कि कुछ खाने वाली और कुछ अखाद्य, जैसे रबड़ हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, ये क्या है, अखाद्य फसलें, ठीक है। अब हम जो भारत की मुख्य फसलें हैं उसमें से वो पढ़ेंगे। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। जो भारत की पॉपुलेशन है उसमें से अधिकांश लोग, यानी कि आप ये लगा के चलो 60% लोगों का मुख्य भोजन क्या है, चावल है। और हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा, विश्व में, पूरे वर्ल्ड में हमारा देश जो है दूसरे नंबर पर आता है चावल उत्पादित क्षेत्रों में। इस मैप में आप देखोगे कि जो ये तटीय इलाके हैं भारत के, इनमें मुख्य रूप से चावल उगाया जाता है और इन्हीं क्षेत्रों की ये मुख्य खाद्यान्न फसल है। जैसे पर्टिकुलरली हमारे यहाँ हरियाणा, पंजाब, यूपी में हम रोटी, गेहूँ ज़्यादा खाते हैं। ऐसे ही बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये जो तमिलनाडु, केरला, इन सब क्षेत्रों में चावल मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। और यहाँ पर बिहार, बांग्लादेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, ये जो हमारे, और आसाम, ये जो हमारे स्टेट हैं, यहाँ पर चावल सबसे अधिक उगाया जाता है। यह एक कैसी फसल है चावल के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ आती हैं बेटा, 3 नंबर में आता है या फिर 6 नंबर में अगर क्वेश्चन, क्योंकि अगर उसमें उत्पादन और वितरण भी पूछ लिया जाता है तो ये 6 नंबर में आता है। यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान की, तो एक पॉइंट आपका बन जाएगा कि तापमान, चावल के लिए तापमान कितना, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की ज़रूरत होती है। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता कितनी चाहिए या वर्षा कितनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, या सिंचाई करके भी इस फसल को हम उगा सकते हैं। फिर है ये उत्पादन, 3 पॉइंट हो जाते हैं। मिट्टी कैसी चाहिए, तापमान कैसा चाहिए, वर्षा कैसी चाहिए। फिर आ जाता है कि इसका वितरण कहाँ, यानी कि उत्पादन और वितरण कहाँ है, यह कहाँ पर, उत्तरी पूर्वी मैदानों, यानी कि पूर्वी मैदानों, उत्तर और पूर्व के जो भी मैदान हैं, यूपी, बिहार, बांग्लादेश, इन सब क्षेत्रों में, डेल्टाई प्रदेशों में, यानी कि समुद्री तटीय क्षेत्रों में, और नहरों के जाल और नलकूपों की सहायता से पंजाब, हरियाणा में भी इसकी खेती की जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट आप कल इसको पढ़ेंगे और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको समझाऊंगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और कम से कम 5-6 नंबर के इसमें से क्वेश्चन आते हैं।